हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडथर्सीज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी और मजबूत हो पाए उसके लिए हमने अंतिम प्रहार की शुरुआत की थी। अंतिम प्रहार की 3 क्लासेस पहले ही आ चुकी हैं। ये अंतिम प्रहार क्या है तो हम आपको बताना चाहते हैं। आपने पहले कहीं ना कहीं से थ्योरी पढ़ी होगी। जहां से भी आपने थ्योरी पढ़ा है, थ्योरी हमारा जब भी हम कंप्लीट करते हैं तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि हमारा 40 to 50% ही तैयारी हो चुका है या हो पाया है। उसके बाद हमें अब क्वेश्चन लगाने रहते हैं कि कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए ही हमने अंतिम प्रहार की शुरुआत किया है। इससे आपके जहन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है वो भी यहीं से पता चलने वाला है। तो आपको अंतिम प्रहार में करना क्या रहता है, तो आपको जितने क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि आज के क्लास में हमारे टोटल 60 क्वेश्चन हैं, तो जितने भी क्वेश्चन हैं वैसे आप नंबरिंग कर देंगे अपनी कॉपी में। 1 2 3 ऐसे करके आप नंबरिंग करेंगे 60 तक। और जो क्वेश्चन रहेगा उसका आप आंसर बताएंगे। हम क्वेश्चन आगे देने वाले हैं, इसका आंसर आप अपने यहाँ पे लिखते जाएंगे। जो आपसे नहीं बनेगा उसे आप वहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। फिर आपको बताना है कमेंट में कि आपके कितने जवाब सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। अगर आज की बात की जाए तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में अभी अभी हम प्राचीन इतिहास देख रहे हैं। इसमें हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चन है वो आज मौर्य वंश हो गया, मगध साम्राज्य हो गया, इसके अलावा गुप्त काल हो गया, सातवाहन काल हो गया, शुंग वंश हो गए। इनसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आज 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज आपकी क्लास में, तो अगर आप 55 प्लस बना पाते हैं मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है और आप भारत के इतिहास में अच्छी खासी पकड़ बना चुके हैं। अगर मान लीजिए 50 से 55 के बीच में आता है मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, आप और अच्छी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। और अगर आप 40 से 50 के बीच में लाते हैं तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा और आगे। आप लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन अगर आप इतना है तो आप और मेहनत करके इंप्रूव कर सकते हैं। अभी आपके पास में टाइम है। ऐसे स्टूडेंट जिनका 40 से कम आ रहा है, क्या जिनका 40 से कम आ रहा है उनको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को आप रिवाइज करिए। क्या करना है आपको, चीज़ों को आपको बहुत बार रिवीजन करना है। देखिए गलती हम क्या करते हैं, तो हम छत्तीसगढ़ बस को देखते हैं, छत्तीसगढ़ को अच्छे, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी हिस्ट्री सब चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। फिर उसके बाद फिर जब 2 3 महीने हो जाएगा फिर हम छत्तीसगढ़ में ही कूद जाते हैं। तो जो इंडियन जीके के क्वेश्चन है वो आप लोग लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, आप नहीं बना पाएंगे। और आप देखेंगे हमारा जो 2018 का एग्जाम हुआ है उसमें लगभग लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास में इंडियन जीके से पूछा गया था। किससे? इंडियन जीके से। अब आप सोचिए कि अगर आप छत्तीसगढ़ के जो लगभग 30 क्वेश्चन पूछे गए उसके पीछे आप 50 नंबर बर्बाद कर देंगे, ये भी तो गलत हो जाएगा आपके साथ। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको इसको भी नहीं छोड़ना है। दोनों चीज़ों को अच्छे से आपको तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कौटिल्य किसके गुरु थे? कौटिल्य किसके गुरु थे? कौटिल्य को हम क्या बोलते हैं? कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनके उपनाम ही है, क्या है? विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। इनको हम चाणक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम इनको चाणक्य भी बोलते हैं। ये किनके गुरु थे ये बताइए आप। इसका सही जवाब आपको पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। किसके गुरु थे ये? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। फिर अगला क्वेश्चन, डाइमेकस से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर व दार्शनिक किसने, कौन से शासक ने डाइमेकस से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक की मांग की थी? बताइए कौन सा शासक था जो मीठी मदिरा, सूखी अंजीर व दार्शनिक मंगाया था डाइमेकस से, बोला कि मुझे ये चाहिए, चीजें चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। अगला क्वेश्चन,
चंद्रगुप्त मौर्य का किस यूनानी शासक के साथ युद्ध हुआ था? किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर। किसके साथ में? सेल्यूकस निकेटर के साथ में युद्ध हुआ था। चलिए चौथा क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अजातशत्रु के शासन काल में राजधानी कहां थी, ये बताइए आप। जब अजातशत्रु शासक बनता है उस टाइम पे राजधानी कहां पे थी? इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह। कहां पे थी? राजगृह। राजगृह है कहां पे? तो बिहार में है। कहां पे है? आधुनिक बिहार में है राजगृह। तो राजगृह राजधानी थी अजातशत्रु की। उसके बाद आप ये बताइए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन? नागदशक। कौन था? नागदशक। उसके बाद देखिए, कालाशोक के शासन काल में कौन से क्रम की बौद्ध संगीति हुई थी? देखिए कालाशोक जो शासक था उसके टाइम पे कौन से क्रम की या सीक्वेंस की बौद्ध संगीति या बौद्ध जो बैठक हुआ करती थी, कौन से क्रम की हुई थी कालाशोक के शासनकाल में? आप ये बताइए कौन सी? द्वितीय। द्वितीय क्रम की हुई थी। उसके बाद नंद वंश का अंतिम शासक कौन? इसका सही जवाब हो जाएगा घनानंद। कौन? घनानंद। घनानंद की हत्या किसने की थी, ये बताइए आप। घनानंद की हत्या किसने की? कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद आगे, कलिंग युद्ध किस शासक के द्वारा किया गया? कलिंग युद्ध किस शासक के द्वारा किया गया, आप ये बताइए। इसका सही जवाब आपको पता ही होगा, अशोक। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध हुआ था। अब आप ये बताइए कि जो कलिंग युद्ध हुआ था वो कौन से टाइम पे हुआ था, किस टाइम पे, या फिर कब हुआ था, आप ये बताइए। टाइम बताइए। टाइम सुबह शाम आपको नहीं बताना है, ईयर बताना है। कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व या फिर बीसी, है ना। अब अशोक कब शासन के करने के लिए आया था? तो 269 में आया था। कब? 269 बीसी में आया था। और उसके बाद 8वें वर्ष में, ठीक है, 8वें वर्ष में ये युद्ध करता है 261 में। उसके बताइए कि जो कलिंग युद्ध है वो कौन से शिलालेख में वर्णित किया गया है? जो अशोक का जो शिलालेख है वो कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? अशोक ने शिलालेख लिखे हैं। शिलालेख मतलब पत्थरों पे लिखा है। तो कौन से क्रम के शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? कौन से? 13वें। कौन से? 13वें। उसके बाद अशोक स्तंभ किस पत्थर से निर्मित है? अशोक स्तंभ किस पत्थर से निर्मित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बलुआ पत्थर। कौन से पत्थर से? बलुआ पत्थर से निर्मित है। उसके बाद आप ये बताइए कि जो अशोक स्तंभ बना हुआ है उसमें कौन कौन से जीवों को उत्कीर्ण कराया गया है? जब आप अशोक स्तंभ देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे कुछ जानवरों के नाम दिखेंगे। तो कौन कौन से जानवर हैं आप ही बताइए। 4 जानवर के नाम, आपको 4 नंबर हम दे रहे हैं। चलिए आपको हम और छूट देते हैं, ठीक है। 4 जानवर आपको अगर नहीं याद है तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे ये कौन से फूल के ऊपर में ये अशोक स्तंभ बना हुआ है? कौन से फूल के ऊपर में ये अशोक स्तंभ बना हुआ है, आपको ये बताना है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि इसमें जो तीलियां हैं वो तीलियों की संख्या, ठीक है। अशोक स्तंभ में तीलियां हैं जैसे हमारे भारत के झंडे में है, तो कितनी तीलियां हैं आप ये बताइए, ठीक है। आपको हमने क्या, देखिए 4 ये दिए हैं और ये 2, टोटल 6। अगर आप 6 में से 4 भी बना पाते हैं मतलब आप पूरे के पूरे 4 नंबर आप ले लेना। आपको हमने क्या बताया? 4 जीव हैं, ठीक है, जिनका उत्कीर्ण कराया गया है। तो 4 जीवों के आप नाम लिख सकते हैं। प्लस आपको हमने क्या बोला है कि यहाँ पे
कितने तीलियां हैं ये बताना है, और कौन से फूल के ऊपर ये सब उत्कीर्ण किया गया है या फिर लिखा जो बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर फूल की बात करेंगे तो कमल का फूल, ठीक है। और अगर तीलियों की बात करेंगे तो 24 तीलियां। चलिए ये अगर आपको नहीं पता था कोई बात नहीं। कितने जीव? 4 जीव। कौन कौन से जीव हैं? तो देखिए घोड़ा है, हाथी है, सिंह है और बैल है, ठीक है। अब अगर ये 6 में से अगर आपने 4 बना दिया है, मतलब आप यहाँ पे चारों के चारों नंबर आप ऐड कर लेना अपने में, ठीक है। उसके बाद अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा। और कब पढ़े थे ये बताइए, कब पढ़े थे? 1937। गलत जवाब, 1837 में। कब? 1837 ईस्वी में। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? कौन? वृहद्रथ। कौन? वृहद्रथ था। उसके बाद मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? जो मुद्रा राक्षस एक बुक है वो किसने लिखा था ये बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम, सॉरी विशाख दत्त है ना, विशाख दत्त ने लिखा था। फिर अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखा था? जो इंडिका बुक है वो किसने लिखा था? किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था, मेगास्थनीज ने। उसके बाद 23वां क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद कौन से वंश की नींव पड़ी? मौर्य वंश के बाद में जब मौर्य वंश समाप्त हो गया तो कौन सा वंश शासन करने आया? कौन सा वंश आता है? आपको याद होना चाहिए, शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश। अब आप ये बताइए कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश के संस्थापक का नाम क्या है? पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? पुष्यमित्र शुंग। अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि जो शुंग वंश है कब शुरू हुआ, तो 185 बीसी में शुरू हुआ। कब? 185 बीसी में शुरू हुआ, ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद आप ये बताइए कि जो शुंग वंश है उसका अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन कौन था? देवभूति। कौन? देवभूति। उसके बाद कार्ले का चैत्य व गुफा किस वंश के शासक खुदवाए थे? जो कार्ले का चैत्य है वह गुफा है वो किस वंश के शासक ने खुदवाए थे? आपको ये बताना है। कौन? सातवाहन वंश के, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा ये खुदवाया गया था। उसके बाद सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? सिमुक। राजधानी क्या थी सातवाहन वंश के शासकों की? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिष्ठान। क्या था? प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान अभी कहां पड़ता है? तो आधुनिक महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा किस वंश से शुरू हुई? कौन से वंश से? सातवाहन वंश से। कौन से? सातवाहन वंश से ब्राह्मणों को दान देने की परंपरा शुरू हुई थी। उसके बाद मिलिंद पन्नो में, जो मिलिंद पन्नो है उसमें लिखा गया है कि मिनांडर और एक और इंसान था जो कि बातचीत कर रहा था। तो मिनांडर के प्रश्न और उस इंसान के उत्तर हुआ करते थे। तो आपको बताना है कि मिनांडर और किसके बीच में बातचीत हुआ है मिलिंद पन्नो में। मिलिंद पन्नो एक ग्रंथ आप बोल सकते हैं, इसमें मिनांडर और किसके बीच में बातचीत हुआ है? किसके बीच में? नागसेन के बीच में बात हुआ है। किसके? नागसेन। और नागसेन कौन था? तो बौद्ध भिक्षु था। क्या था? बौद्ध भिक्षु था ये। उसके बाद सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया प्रथम बार? ठीक है, पहली बार। इसका 2 बार जीर्णोद्धार होता है, तो पहली बार जीर्णोद्धार किसने कराया सुदर्शन झील का?
कौन कराता है? शक शासक रुद्रदामन। कौन? रुद्रदामन कराता है। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? बताइए बताइए बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के काल में। किसके? कनिष्क के काल में। हमने आपको ट्रिक से याद कराया था थ्योरी क्लास में। क्या था ट्रिक हमारा? अका अक। क्या था? अका अक। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, और यहाँ पे चौथा है कनिष्क। शक संवत कब शुरू हुआ? देखिए हमारा जो भारतीय पंचांग है वो शक संवत के बेस पे चलता है। तो शक संवत कब शुरू हुआ है ये बताइए आप। और किसने शुरू कराया था? 78 ईस्वी पे। क्या 78 ईस्वी, या फिर एडी आप बोल सकते हैं। ठीक है, 78 एडी। अब आपके ऑप्शन में जो आएगा वो 78 बीसी भी रहेगा, मतलब ईसा पूर्व भी रहेगा, और एडी भी रहेगा। तो आपको याद रखना है एडी है। ठीक है। उसके बाद किसके द्वारा शक संवत की शुरुआत हुई थी? किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। फिर आगे देखिए, सौंदरानंद किसने लिखा? जो सौंदरानंद, ये एक बुक आप बोल सकते हैं, इसको किसने लिखा था ये बताइए। किसने लिखा था? तो अश्वघोष ने लिखा था। किसने? अश्वघोष ने सौंदरानंद लिखा था। उसके बाद चरक संहिता किसने लिखा? चरक ने। गुप्त संवत कब शुरू हुआ? 319 320 ईस्वी में। 319 आपको मानना है। ठीक है, तो 319 ईस्वी में या फिर एडी में। किसके शासनकाल में गुप्त संवत शुरू हुआ? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त प्रथम। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त प्रथम। आप बोलेंगे चंद्रगुप्त मौर्य था। बिल्कुल वो मौर्य था, मौर्य वंश का था। ये गुप्त वंश का शासक रहता है। महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण करता है ये। ठीक है, आगे चलिए। वीणा वादक गरुण चिन्ह युक्त सिक्के किसने जारी किए थे? बताइए। जिसमें देखिए किसके सिक्के में वीणा वादक और गरुड़ चिन्ह युक्त वहां पे सिक्के थे, किसके शासनकाल में? सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा। किसको? अशोक को। किसको? समुद्रगुप्त को। अशोक गलत जवाब, समुद्रगुप्त को। उसके बाद 42वां क्वेश्चन, किस शासक के दरबार में 9 रत्न थे? 9 रत्न किस शासक के दरबार में थे ये बताइए। किसके? चंद्रगुप्त प्रथम के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 रत्न थे। ठीक है, चलिए। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने। फिर आगे देखिए, गुप्त काल में ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाला अनुदान को हम क्या कहते थे? क्या कहते थे? अग्रहार कहते थे। क्या कहते थे? अग्रहार। कुमार संभवम के लेखक कौन थे? कुमार संभवम जो एक कृति है उसके लेखक कौन? कौन? कालिदास। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि विक्रमोर्वशीयम के लेखक कौन, तो भी आप बोल देना कालिदास। ठीक है, चलिए। उसके बाद पंचतंत्र के लेखक कौन?
विष्णु शर्मा। कौन? विष्णु शर्मा। स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन? भास। कौन? भास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन? कौन? कालिदास। मृच्छकटिकम के लेखक कौन? कौन? शूद्रक। कौन? शूद्रक। अगर हम आपसे और पूछ ले कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन, तो आप क्या बोलेंगे? मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन? तो भी आप कालिदास बोलेंगे। ठीक है, आगे चलिए। भारत के पहले सर्जन का नाम बताइए। भारत के पहले सर्जन का नाम क्या है? क्या है? धन्वंतरी। क्या है? धन्वंतरी। उसके बाद सूर्य सिद्धांत किसने दिया? सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। किसने बोला सूर्य सिद्धांत? किसने? आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने। अगर हम आपसे पूछ ले कि आप पहले कितना नंबर पाते थे, तो आप बोलेंगे लड्डू पाते थे पहले हम जब छोटे थे, तो 0 नंबर पाते थे। ये 0 किसने दिया था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आर्यभट्ट ने। पाई का मान 3.14 किसने बताया? ये बताइए, किसने बताया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने। उसके बाद पंच सिद्धांतिका किसने लिखा? पंच सिद्धांतिका ये किसने लिखा था या किसने दिया था? किसने? वराह मिहिर ने। कौन? वराह मिहिर ने। देखिए ये गणितज्ञ थे। ठीक है, उसके बाद वर्धन वंश के संस्थापक का नाम बताइए। वर्धन वंश के संस्थापक का नाम क्या था? पुष्यमित्र। गलत। पुष्यभूति। पुष्यभूति। फिर बताइए कि जो वर्धन वंश की राजधानी थी, वो पहली राजधानी क्या थी? कहां थी? कहां थी? कहां थी? बताइए बताइए। अगर आप थानेश्वर बोले तो सही जवाब। अगर आप थानेश्वर में ही हरियाणा में थानेश्वर बोल रहे हैं तो भी सही जवाब। ठीक है, हरियाणा में था थानेश्वर। दूसरी राजधानी फिर कन्नौज बन जाती है। क्या बन जाती है? कन्नौज बन जाती है हर्षवर्धन के काल में। चलिए, उसके बाद देखिए, नीति का पंडित किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बताइए बताइए। आपको इतने सारी चीजें हमने बता दी है। यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, बताइए किसे कहा जाता है? किसको? वेन सॉन्ग को। किसको? चीनी यात्री जो वेन सॉन्ग था उसे कहा जाता है। ये आता है 629-30 में आता है, 645 ईस्वी तक रहता है यह भारत में। ठीक है, चलिए उसके बाद अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? किसको? वेन सॉन्ग को। किसको? वेन सॉन्ग को। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हर्षवर्धन होगा। ठीक है, हर्षवर्धन। ठीक है, और इसी के टाइम पे ही हर्ष संवत चलता है 606 ईस्वी में। चलिए उसके बाद पतंजलि किसके समकालीन थे? बताइए, पतंजलि किसके समकालीन थे? किसके? पुष्यमित्र शुंग के। किसके? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे ये। उसके बाद वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? किसके? हर्षवर्धन के। किसके? हर्षवर्धन के। उसके बाद गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल का नाम बताइए। गुप्त काल में ऐसा कौन सा स्थल था जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? नाम? उज्जैन, महाकालेश्वर। ठीक है, उज्जैन आपको याद रखना है।
दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इजी थे। आप थोड़ा सा आप क्या है हिस्ट्री वगैरह को आप ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आपको थोड़े से टफ लगे होंगे। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लग जाएंगे। तो आपको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। हिस्ट्री हमें भूलता है, तो इसलिए हमें उसे बार जो हमने आपको नोट्स में कराया है उस नोट्स को आप बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री है ये भी आपका अच्छा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। धन्यवाद।